class is power up your potential. Power up your potential. What is this potential? ये potential क्या है? Potential is a possibility. एक प्रकार की संभावना है और ये हर इंसान के अंदर है. ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर ये पोटेंशियल ना हो. फिर भी हम सबका एक्सपीरियंस लाइफ के मामले में यही है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ है ऐसा लगता है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और ऐसा लगता है जैसे लाइफ में बहुत सारी इनजस्टिस है. वो जो भी एजेंसी है जिसको भी हम एक एजेंट मानते हैं जो इस पूरी लीला को चला रहा है, लगता है किसी कारण से ये अन्याय कर रहा है. किसी की लाइफ उसने इतनी अच्छी बना दी, किसी की लाइफ में उसने इतनी मुसीबतें डाल दी. तो हमें इनका एक्सप्लेनेशन कभी भी नहीं मिलता. मैं चाहती हूं आप इस बात को प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. मैं अभी जो समझा रही हूं, जब हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, संसार में पता नहीं क्या क्या होता है. रेप्स होती हैं, मर्डर्स होते हैं, चोरी होती है, परिवारों में झगड़ा होता है, परिवारों में गलत सलत संबंध हो जाते हैं, परिवारों में प्रॉपर्टी की, भाई भाई जो साथ में खेलते थे बचपन में वो बड़े होकर इतने बड़े दुश्मन हो जाते हैं. तो ये सब कुछ जब होता है तो हम उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं और हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता. हमें लगता है कि नहीं, कर तो सब कुछ भगवान ही रहे हैं. एवरीथिंग, भाई पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की मर्जी के बिना, तो ये सब भी भगवान ही कर रहे होंगे. पर भगवान अन्याय नहीं कर सकते. गॉड कैन नॉट बी अनजस्ट. गॉड इज एब्सोल्युटली जस्ट. अन्याय भगवान नहीं कर रहे. हमसे ही हो ना हो कोई बहुत बड़े पाप हुए, कोई ऐसे कर्म हुए हैं जिनके लिए ये चीजें हमारी लाइफ में सजाएं बनकर आती हैं. और इसलिए हम कर्म का जो सिद्धांत है, जिसका ज्योतिष में भी एंड फिलॉसफी में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, हम उस सिद्धांत को प्रॉपरली समझ नहीं पाते और हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिससे कि निकलना मुश्किल है. क्योंकि ये तो तय रहा कि भगवान अन्याय नहीं करते. अगर भगवान अन्याय नहीं करते तो रेप क्यों, मर्डर क्यों, डकैती क्यों, छोटे छोटे बच्चों का मर जाना क्यों, जवान मौतें क्यों, घर परिवार में ऐसे क्लेश क्यों? अगर भगवान अन्याय नहीं करते तो फिर क्या होता होगा? अब आप ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारा माइंड हमेशा आइदर और इसी में चलता है, या तो ये या वो. आइदर समथिंग इज राइट और इट इज रॉन्ग. आइदर यू आर राइट और आई एम राइट. सही तो एक ही हो सकता है, या तो तुम सही हो, इन दैट केस मैं गलत हूं, और मैं सही हूं, इन दैट केस तुम गलत हो. तो आइदर और. हमें ये सूझता भी नहीं है कि एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है
और जब हम ये सोचते ही नहीं है कि एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, तो हम उस पॉसिबिलिटी को क्यों ढूंढेंगे? हमारा तो फिक्स्ड है, गॉड इज राइट, है ना? गॉड इज राइट, गॉड इज जस्ट, गॉड इज एवरीथिंग, देयरफॉर वी आर रॉन्ग। हम गलत हैं, हम इन पापों के लायक हैं। और ये सजाएं इसलिए आ रही हैं, ये मुश्किल स्थितियां लाइफ में इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमने कुछ ऐसा किया है इन्हें डिजर्व करने के लिए, और हम इस बेसिक फीलिंग के साथ पैदा होते हैं। कहते हैं ना कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, पहली चीज क्या करता है? रोता है, एज इफ उसको पहले से पता हो कि मैं तो वहां दुखी भोगने जा रहा हूं। तो वो आते हंसता थोड़ी है, रोता है। कहीं उसके जहन में बसा हुआ है पहले से, ये एक्चुअली फैक्ट्री इंस्टॉल्ड सेटिंग्स हैं, फैक्ट्री इंस्टॉल्ड सेटिंग है। बच्चा पैदा होता है इस भावना के साथ कि मैं दोषी हूं, दुख भोगने जा रहा हूं, एंड द चाइल्ड enters this world crying. Now, see, this is not a philosophical explanation. I'm trying to make you understand something. As a race, एक जाति के रूप में मनुष्य प्रोग्राम्ड है, प्रीसेट है उसका माइंड इस चीज को मानने के लिए कि मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। और इस भावना को वह लाइफ में कई अलग अलग तरीकों से भोगेगा। उसके सामने बहुत सारी पेनफुल एक्सपीरियंसेस आएंगी और वो अपने आप को समहाउ साइलेंटली ये तसल्ली दे देगा, जब उससे और कुछ भी नहीं होगा। पहले वो ज्योतिषियों के चक्कर काटेगा, फिर वो मंदिरों में भागेगा, फिर वो ज्योतिषी भी फेल हो गए, वो मंदिर में भगवान भी नहीं सुन रहे, फिर वो टोने टोटकों वालों के पास भागेगा, वो सब कुछ कर लेगा और एंड में रियलाइज कर लेगा कि सॉल्यूशन तो कहीं से आ ही नहीं रहा। फिर वो अपने आप को इस चीज के लिए कन्विंस कर लेगा कि मैंने कुछ किया होगा कर्म, और उन कर्मों की सजा मैं पा रहा हूं। This is the mindset with which a person takes birth in this world. देखिए, मेरा इन मास्टर क्लासेस में पर्पस क्या है? ये सच है कि मेरा पर्पस ये है कि मैं बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती हूँ। तरह तरह के कोर्सेज हैं, कोई 3 मंथ का है, कोई 1 दिन का है, और कोई 1 महीने का है। देयर आर वेरियस कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन व्हाट द नीड ऑफ द पर्सन इज। बट मेरा प्राइमरी पर्पस उन कोर्सेस को बेचना नहीं है। जो भी आएंगे वो आएंगे, पीपल विल कम, इफ दे नीड इट दे विल कम, वो एक अलग बात है। डेफिनेटली मेरा पर्पस उन कोर्सेस को ऑफर करना है, पर उससे भी पहले मेरा प्राइमरी पर्पस ये है कि मैं लोगों के माइंडसेट को किसी तरीके से चेंज कर सकूं। देखिए, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? 2-3 थिंग्स। बेसिक लेवल पर हम किसी भी सिचुएशन में 2 में से 1 होते हैं। कोई भी सिचुएशन जो हमारे सामने लाइफ में आती है, वो हमारे लिए या तो एक प्रॉब्लम होगी या फिर वो हमारे लिए एक सिचुएशन होगी। अगर वो मेरे कंट्रोल में होगी, जो स्थिति आज मेरे सामने आई है, अगर उसको टैकल करना मेरे बस की बात है, तो वो मेरे लिए सिचुएशन है, प्रॉब्लम नहीं है।
पर अगर मेरे सामने कोई स्थिति है और मैं उसे हैंडल नहीं कर पा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इसमें क्या करना है, तो ऐसे में वो मेरे लिए सिचुएशन नहीं, प्रॉब्लम है। हमारा फर्स्ट थिंग इन लाइफ, हम प्रॉब्लम्स को सिचुएशन में कन्वर्ट करना सीखें और हम इसे सिस्टमैटिकली सीखते चले जाएं। अब I will discuss with you 7 levels of existence. ये मेरा नहीं है, ये साइकोलॉजिस्ट्स का है। I'm only giving it to you in my own way. उन्होंने 7 नाम दे दिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, हम एक शब्द सुनते हैं एम्पावर्ड, एम्पावर्ड, और हम सोचते हैं पावर का मतलब, हमें लगता है पावर, आई एम पावरफुल का मतलब आई कैन डू समथिंग फॉर यू। एक वो बहुत पावरफुल पर्सन है, वो सबके सब काम कर सकता है, द पर्सन इज पावरफुल। दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ बीइंग पावरफुल। आप एम्पावर्ड बिल्कुल हो अगर आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सिचुएशंस में चेंज करना सीख लेते हो। अगर आप प्रॉब्लम्स को सिचुएशंस में चेंज करना सीख लेते हो तो आप 100% एम्पावर्ड हो। और अगर आप उन प्रॉब्लम्स के वजह से इधर उधर भटकते फिरते हो पर आपको समझ में ही नहीं आता और आप इसको दोष देते हो, उसको दोष देते हो, फिर अपने आप को दोष देते हो, मेरा ही कोई कर्म होगा, you are absolutely disempowered. My purpose in these master classes is to take you to the first step of empowerment. आप कोर्स मेरा खरीदते हो नहीं खरीदते हो वो सब बात की बात है, आप पहले ये समझो कि आप खड़े कहां पर हो, कर क्या रहे हो लाइफ में। अभी तो आपकी एज ग्रुप, जैसे यू आर वेरी यंग, बहुत साल आगे हैं, उन सालों में लाइफ बहुत सारी चीजें आपके सामने फेंकेगी। आप क्या करोगे? आप उसको, उसकी मार खा के गिर पड़ोगे या आप उसको पहचान के देखोगे कि इसमें मुझे करना क्या है और मैं इसको चेंज कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। Which of the two are you going to do? How empowered are you to help yourself? So now let us look at these 7 levels of existence. देखिए, सबसे lowest level पर पेड़ पौधे हैं, and पेड़ पौधे हैं, घास फूस है, ये सारी चीजें हैं। अब इनमें भी ईश्वर का वास तो है, वे जिंदा हैं, उनमें प्राण है, दे आर लिविंग, परंतु वे एम्पावर्ड नहीं है। एक फूल, एक पौधा सुंदर फूल और खुशबूदार फूल दे सकता है, दूसरों को खुश कर सकता है, दूसरों को, खुद के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। अगर गाय चली आएगी तो इस पौधे को खा जाएगी और वो पौधा वहां से उठकर कहीं भागकर जा नहीं पाएगा। ये पौधा एम्पावर्ड नहीं है, भले ही वो दूसरों को कितना ही कुछ भी कर ले। इवन अ ट्री छांव देगी, फल, एवरीथिंग, बट कैनॉट डू एनीथिंग फॉर इटसेल्फ। लकड़हारा आया, उसने काटा और पेड़ गिरा। वो पेड़ अपने आप को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो पेड़ एम्पावर्ड नहीं है। ये लेवल 1 है। लेवल 2 पर जानवर है, लेवल 2 पर जानवर है। वो जो जानवर है, लेवल 2 पर जो जानवर है, वो पेड़ पौधों से तो ज्यादा एम्पावर्ड है। कैसे? अगर कोई शिकारी आता है तो जानवर कम से कम अपने आप को बचाने की
कोशिश तो कर सकता है। द एनिमल मे और मे नॉट एस्केप, कोई गारंटी नहीं है कि वो जानवर बच जाएगा, बट इट कैन मेक एन अटेम्प्ट, इट कैन ट्राई। तो वो पौधों से ज्यादा एम्पावर्ड है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बच के भागने की कोशिश, अपने लिए कुछ कर सकता है, मुझे मेरी जान बचानी है, ये सोचकर वह वहां से बचकर भाग सकता है। नंबर 2। नंबर 3, हम इंसान है ना, जो इंसान नंबर 3 पे इंसान है, और ये वो इंसान है जो कि लाइफ को ऑटो पायलट पर जीता है, ऑटोमेटिक इसकी लाइफ चल रही है, बेहोशी में जी रहा है, बेहोशी में जी रहा है। क्यों बेहोशी में जी रहा है? हम सब बेहोशी में जी रहे हैं क्या? नहीं, हम यूं बेहोशी में नहीं जी रहे, पर हमें ये नहीं पता कि हम किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं। हमको लगता है मेरी इच्छा है, मैं उस जॉब को पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं उस चीज को पाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट दैट रिलेशनशिप, आई वॉन्ट दैट मनी, आई वॉन्ट दैट सक्सेसफुल बिजनेस, आई वॉन्ट दिस पार्टनर, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट एवरीथिंग। हमें लगता है चाहिए तो सही, मुझे चाहिए, मुझे अच्छी तरह पता है मुझे चाहिए, पर हम बेहोशी में जी रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि 10% ऑफ आवर माइंड इस चीज को चाहता है। 10% ऑफ आवर माइंड। आज हम कह रहे हैं हमें वो एग्जाम पास करना है, मुझे वो पद चाहिए, वो पोस्ट चाहिए, वो नौकरी चाहिए, और हम सोचते हैं कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, और हमको वो चाहिए। बट जो चीज आपको नहीं पता वो ये है कि आपके माइंड का 10% उस चीज को चाहता है। आपके माइंड का 90% अनकॉन्शियस है, और उसमें ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जिसका आपको पता नहीं है, आपको पता ही नहीं है वहां है क्या, यू डोंट नो। वो आपका 90% माइंड हर संभव कोशिश करेगा कि आप जिस चीज को चाहते हो वो आपको ना मिले, ना मिले आपको। 10% of your mind is saying, I want this. 90% of your mind is doing everything it can to stop that thing from coming to you. इसका पता ही नहीं है। फिर जब वो चीज आती नहीं है, परीक्षा खत्म हो गई और हम कहते हैं अरे 2 नंबर से रह गए, बहुत दुख हुआ, पॉइंट से रह गए, मैंने तो पूरी मेहनत की थी, पता नहीं पॉइंट से रह गए, सिस्टम गड़बड़ है, आरपीएससी गड़बड़ है, यूपीएससी गड़बड़ है, ऑल द पीएससी गड़बड़ है, एवरीथिंग इज गड़बड़, नथिंग इज गड़बड़। आपको अनकॉन्शियस माइंड के इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं है, बस एक यही गड़बड़ है। अगर आपको पता चल जाए कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या है और वहां पहुंचा कैसे, तब ना आप उस डायरेक्शन में कुछ कर पाओगे। कई लोग कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे माइंड में, ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ हैज बीन वेरी स्मूथ, बहुत अच्छी लाइफ रही है, कुछ भी नहीं है। अब आप एक चीज समझेगा, हमारे पास फ्रॉम अ वेरी, मतलब इवन बिफोर ह्यूमन बीइंग्स, हमारा मतलब आई एम इंक्लूडिंग एनिमल्स इन इट, हमारे पास 3 तरह के रेस्पॉन्सेस होते हैं। अगर हम बराबर के हैं अपने ओपोनेंट के, तो हम फाइट मोड में रहते हैं, हम उससे लड़ेंगे, फाइट। कल्पना कीजिए जंगल में 2 जानवर लगभग बराबर साइज के, एक जानवर दूसरे जानवर पर झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा है। इमेजिन 2 डॉग्स ऑन द रोड, सड़क पर 2 कुत्तों की कल्पना कीजिए, वो फाइट मोड में रहते हैं,
एक कुत्ता अगर दूसरे पे अटैक करेगा तो वो दूसरा उसको जवाब देगा, फाइट. दिस इज द फाइट मोड. द सेकंड इज द फ्लाइट मोड. अगर एक जानवर बड़ा है और दूसरा छोटा है तो वो छोटा वहां से भागने की कोशिश करेगा. इट विल ट्राई टू फ्ली. भागने की कोशिश करेगा अपने आप को बचाने के लिए. ये फ्लाइट मोड है. और अब आप तीसरी चीज को देखें जिसे हम फ्रीज कहते हैं. फ्रीज, जम जाना, टू फ्रीज. अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और ये जानवर बहुत छोटा पड़ गया और ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो नेचर क्या करती है? ये जानवर नहीं करता. प्रकृति फर्स्ट मदर है. फर्स्ट मदर प्रकृति है. प्रकृति नहीं चाहेगी कि इसको वो महसूस हो, दैट टेरिबल थिंग. फ्रीज मोड में डाल देगी इस छोटे जानवर को. ये जानवर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस डेड जैसा है. जब आप हाथ में बर्फ पकड़ते हो तो योर हैंड गोज नम, योर फिंगर्स गो नम. उसके बाद कोई आपको जोर से मारे भी तो आपको पता नहीं चलेगा. एनेस्थीसिया डल जाता है आपको, तो एनेस्थीसिया के साथ कितने बड़े बड़े ऑपरेशंस हो जाते हैं, इंसान को पता थोड़ी चलता है, दर्द थोड़ी महसूस होता है. लाइक दैट फ्रीज मोड में गया हुआ वह छोटा जानवर फ्रोजन स्टेट में रहता है. अगर वो बड़ा जानवर खा लेगा तो खा लेगा, और अगर नहीं खाएगा, सूंघ के चला जाएगा, तो कुछ समय तक वो फ्रीज मोड में रहेगा, फिर वो उठकर वहां से भाग जाएगा. ये जो फाइट, फ्लाइट और फ्रीज है, ये हम सबके बचपन की कहानी है. हम सबको हमारे बचपन की बहुत हैप्पी मोमेंट्स याद है, बहुत हैप्पी चीजें याद है. पर हमारे साथ अगर लाइफ में किसी भी तरह की कोई बड़ी परेशानी बाहर आती है, तो उसका एक ही मतलब है, बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको याद भी नहीं है, क्योंकि वो चला गया फ्रीज मोड में. और वो इंफॉर्मेशन जो कि फ्रीज मोड में लॉक हो गया, वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा नेगेटिव सिचुएशन बनकर बाहर आता है. और आप पूरी लाइफ उसके बारे में आपको पता ही नहीं चलता. आप उस दुख को झेलते 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 चलते हो, और आपको नेचर बहुत मौके देती है, इसको देख ले, इसको देख ले. अब तू बच्चा नहीं रहा, तब तो मेरी मजबूरी थी, मैंने ताला लगा दिया था. तू मर जाता अगर तुझे देखना पड़ता, तुझे फील करना पड़ता, मैंने ताला लगाया था. पर अब तो तू बड़ा हो गया, अब तो देख ले, अब तो समझ ले, अब तो देख उस चीज को. पर हम हमारे अंदर के उस फ्रीज मोड में जो इंफॉर्मेशन लॉक्ड था, हम उसको देखना नहीं चाहेंगे. हम जैसे देखने की कोशिश भी करेंगे, हमें फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी. सबसे पहले बीमारियां दस्तक देंगी, ताकि आप चुपचाप बैठ जाओ. डोंट डू एनीथिंग. कंफर्ट जोन में रहो. डोंट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड. हम फाइंड आउट नहीं करेंगे तो तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी. हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय तक तो तकलीफें आएंगी, 100% आएंगी. परंतु वो कुछ समय तक जो तकलीफें आएंगी, उन्हें आप, अब तो आप बड़े हो गए हो, आप उन्हें झेल सकते हो. आप उन्हें खुली आंखों के साथ देखो. टेल योरसेल्फ कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मुझे ये देखना होगा कि इसके अंदर क्या है. अगर आप ऐसा कर लेते हो तो वो एक तरह से, वो जो पेनफुल पीरियड है, इट इज लाइक पासिंग थ्रू अ टनल, पर उसके एंड में तो लाइट है. पर अगर हम देखना नहीं चाहेंगे तो वो चीज हमारे लिए लाइफ लॉन्ग, इट विल बिकम अ वेरी पेनफुल डिफिकल्ट लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल्स. एंड फिर एंड में कोई ऐसी बड़ी बीमारी पकड़ लेती है हमें, जब हम बिल्कुल इंटरनली हार मान चुके होते हैं,
तो कोई बड़ी बीमारी पकड़ लेती है, एंड दैट बिकम्स द एंड ऑफ लाइफ। तो इस तरह का हमारा एक इंटरनल गेम है। दिस इज हाउ वी आर लिविंग लाइफ। नाउ what is the purpose of my master class? Yes, I told you, it is to allow you to change your mindset, and it is to allow you to make every problem in your life a situation. You have to learn to convert problems into situations. आपका इस चीज के लिए आपका perception change होना होगा। जब तक आपका परसेप्शन चेंज नहीं होगा तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। व्हाट इज परसेप्शन? देखिए, परसेप्शन इज द फिल्टर थ्रू विच यू आर लुकिंग एट लाइफ। अगर मैंने हरा चश्मा पहन रखा है तो मुझे हर चीज हरी नजर आएगी, और अगर मैंने नीला चश्मा पहन रखा है तो मुझे हर चीज नीली नजर आएगी। इट्स ओनली दैट। तो वो हमने चश्मा क्या पहन रखा है और उस चश्मे की वजह से हमें क्या क्या दिख रहा है, that is perception. You have to change the way your mind is looking at things. Now see, this is a teapot. This is a teapot. कुछ समय के लिए आप सोच लो कि आपने लाइफ में कभी पहले टीपॉट देखा ही नहीं है। कुछ समय के लिए जस्ट थिंक दैट आपने कभी इसको देखा नहीं है। आपको किसी ने कह दिया कि इसमें चाय है, तो आपने इसको यहां से पकड़ लिया, स्पाउट से पकड़ लिया, और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हैंडल से पोर करे। इज दैट गोइंग टू हैपन? कैन दिस टीपॉट पोर फ्रॉम द हैंडल? It cannot happen. It cannot happen because हमने इसको पकड़ गलत जगह से रखा है। टीपॉट तो सही है, टीपॉट में खूब सारा चाय है, खूब सारी चाय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नॉट द टीपॉट विच इज द प्रॉब्लम, इट इज द वे वी आर होल्डिंग द टीपॉट, दैट इज द प्रॉब्लम। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वी हैव हेल्ड इट फ्रॉम द रॉन्ग प्लेस। टीपॉट क्या, कोई सी भी चीज हो। Now this is a screwdriver. Suppose I decide to hold it this way, this will not work. This will not work. I have to learn to hold it the proper way. Then this thing really works for you. So इसलिए we have to understand that we are holding life from the wrong place. अब how are we holding life from the wrong place? So हमारे साथ बाहर घटनाएं होती हैं और हम उन घटनाओं को देखकर हमें लगता है घटना हुई, इन रेस्पॉन्स टू इट मैंने ऐसा फील किया। घटना हुई तब मैंने फील किया। ऐसा नहीं होता। आपने पहले फील किया पर आपको पता नहीं चला, क्योंकि आपको अपने 90% माइंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। उस 90% माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं जिसका आपको पता नहीं चला, और उसकी वजह से वो जो 90% जो अंदर चल रहा है उसकी वजह से बाहर कुछ हुआ। वो 90% आपका जो माइंड है वो आपका किचन है, वहां आपकी लाइफ तैयार हो रही है, आपकी लाइफ की घटनाएं वहां तैयार हो रही हैं। और क्योंकि हमें उस 90% का कुछ पता नहीं रहता, तो इसलिए गलत सलत कुछ भी पक के बाहर आ जाता है और हम फिर उसको देखते रह जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि इसका सॉल्यूशन आखिर क्या है। द पर्पस इन दीज मास्टर क्लासेस, क्योंकि मैं कई बार एक ही चीज को दो तीन तरीके से इधर उधर से आई रिपीट, ऑल्दो आई टीच यू मेनी न्यू थिंग्स, बट यस देयर आर रेपिटेशंस, और उसका एक कारण है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, think of a doodle. Now this is, I've actually got it in front of me. This is a doodle. Okay, हम इसको बालों को बांधते हैं। मैंने इसको 4-6 बार लगा लिया तो ये चौड़ा हो गया।
4-6 बार लगा लिया, ये चौड़ा हो गया। जब मैंने खरीदा था वो बहुत ही छोटा सा था, 4-6 बार और लगा लूंगी तो और भी चौड़ा हो जाएगा। इट इज द सेम विथ आवर माइंड्स। आप एक बात को 4 बार सुनते हो, आपका माइंड एक्सपैंड करता है। क्या मैं सोच सकती हूँ कि ये डूडल कभी भी वापस अपने ओरिजिनल साइज में चला जाएगा? कैन दैट हैपन? It is never going to happen. It will not go back to its original size. उसी तरह से when you listen to the same ideas repeatedly, the mind expands. And that is the whole purpose. When your mind expands, the change automatically happens. आपको उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल कुछ चीजों को रिपीटेडली जब आप सुनोगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू और द चेंज विल हैपन। लास्ट वीक मैंने आपको एक चीज बताई थी विच आई विल रिपीट टुडे। आई वांट टू रिपीट इट बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। वी स्पोक ऑफ टू थिंग्स एंड आई एक्सप्लेन टू यू कि एक लकड़ी का टुकड़ा, छोटा सा, इमेजिन छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, वो पानी में ड्रिफ्ट करता हुआ, द एग्जैक्ट वर्ड इज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट करता हुआ पानी में तैरता हुआ जाता है। उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है। उसको जहां लहर ले जाए इट विल गो विथ इट। एंड चलते 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 उसका कोई अपना डायरेक्शन नहीं है। सडनली वो लकड़ी का टुकड़ा अपने आप को एक वर्लपूल में पाता है, भंवर में पाता है। अब वो फंस गया, वो लकड़ी का टुकड़ा उसमें फंस चुका है। अब फंसने के बाद वो केवल गोल 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 घूम सकता है, जैसा कि हम घूमते हैं लाइफ में। इट ओनली गोज राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। पर अब वो भंवर से निकल नहीं सकता, इट कैनॉट कम आउट। उसकी किस्मत अब ये हो गई कि तुम किसी वर्लपूल में घूमते रहो। अगर इसको बाहर निकलना होगा तो क्या होना होगा? अगर इसको बाहर निकलना होगा तो एक बहुत बड़े तूफान को आना होगा, इतना बड़ा तूफान कि वो लकड़ी के टुकड़े को उछाल कर वर्लपूल से बाहर फेंक दे वापस पानी में। और अब वो वर्लपूल से निकला हुआ लकड़ी का टुकड़ा फ्री हो जाता है वो ड्रिफ्ट करने। वो तो लकड़ी का टुकड़ा है, वो तो ड्रिफ्ट ही कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। पर आप और हम लकड़ी के टुकड़े नहीं है, फिर भी हमने कुछ साल अपनी लाइफ में ड्रिफ्ट किया है। एंड सम ऑफ अस आर ड्रिफ्टिंग इवन नाउ। इट इज कॉल्ड मेंटल ड्रिफ्टिंग। मेंटल ड्रिफ्टिंग का मतलब देखिए, या तो आप कॉन्शियसली कुछ कर रहे हैं, आप कॉन्शियसली कुछ कर रहे हैं, कॉन्शियसली कुछ सोच रहे हैं, तब तो ठीक है। पर अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और केवल रिसीव कर रहे हैं, कॉन्शियसली आप चलाकर कुछ सोचते हैं, आप कॉन्शियसली कुछ एक्शन करते हैं, वो एक अलग बात है। पर आप कॉन्शियसली चलाकर कुछ नहीं करते, रिसीव करते रहते हैं, टीवी, दिस दैट, व्हाटएवर, मोबाइल, व्हाटएवर इज हैपनिंग। और अगर कुछ नहीं तो भी आप मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, आपका अनकॉन्शियस माइंड फ्री हो गया। आप या तो 10% माइंड को प्रॉपरली यूज करोगे मैक्सिमम टाइम के लिए, और अगर आप उस 10% माइंड को कॉन्शियसली यूज नहीं करते तो वो 90% माइंड टेक ओवर कर जाता है और उसे मौका मिल जाता है अपने अंदर की चीजों को क्रिएट करने का। जब हम सो जाते हैं तब ये गेम खत्म हो जाता है, जब हम रात को सोते हैं तब ये गेम खत्म हो जाता है। बट हम मोमेंट हम जग जाते हैं, वहां से ये दोनों दे स्टार्ट दिस वे। हमारा प्राइमरी पर्पस होना चाहिए
कि हम अपने कॉन्शियस माइंड को एंगेज करके जितना कुछ कर सकते हैं उतना करें, ताकि अनकॉन्शियस माइंड हम पर हावी ना हो सके. If we do not do that, then all those negative things will have to show up in our lives and we will not know how to deal with them. अब मैंने कहा कि इस मास्टर क्लास में मेरा पर्पस है कि मैं माइंडसेट बदलूं. मैं कोर्स में क्या करती हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. कोर्स में तो यू वॉट एवर यू विल लर्न फॉर 3 months इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हाट डू आई डू इन दिस क्लास? व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज टू अलाउ यू टू चेंज योर mindset. The first thing about changing the mindset is to understand हमारे अंदर जो चीजें हैं वो हमारे बाहर को क्रिएट करती हैं. अंदर जो चीजें हैं उसका रिजल्ट है बाहर बहुत सारी हमारी स्थितियां शो अप होती हैं. ये हमारा फर्स्ट है. द सेकंड थिंग इज, हम सबको ऐसा लगता है, वी ऑल फील, यू नो, हम अपने आप को शीशे में देखते हैं एंड हमें एक व्यक्ति दिखता है. मैं शीशे में देखती हूँ तो मुझे मैं दिखती हूँ, मुझे लगता है मैं, आई, वन पर्सन. नो, you are not one person. You are not one person. आप एक नहीं हो, आप अनेक हो. और ये चीज जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि वो 90% जो हमारे अंदर है माइंड में, वो अनेक का काम है. यू आर नॉट जस्ट यू, यू आर यू. देखिए, मैं कौन हूं? मैं, आई. हमको क्या दिखता है लाइफ में? आई में आप शीशे में देखते हो, आपको आप दिखते हो, आपको मे बी आपके पेरेंट्स दिखते हैं, परिवार के कुछ सदस्य दिखते हैं, है ना? बट आपको वो सारे नहीं दिखते जो कि इनविजिबल है. वो सब भी आप हो. आज ये पेरेंट्स दिख रहे हैं, कल दिखना बंद हो जाएंगे. वो तो कहीं नहीं जाएंगे, पेरेंट्स वहीं रहेंगे, बॉडी चली जाएगी, वो आपका एक अदृश्य पार्ट बनकर आपके अंदर चलेंगे. एक समय पर इस पल में मुझे ये एक बॉडी दिख रही है, साथ में परिवार के कुछ सदस्य दिख रहे हैं, जिसको कि मैं कहती हूँ ये अलग व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति है, ये मेरी मौसी है, चाची है, मामी है, बुआ है, फलाना है, डिमाका है, whoever it is. But the truth is, they are all a part of you. It is just that you are able to see some parts of yourself outside and you are unable to see most parts of you because they are all inside. But वो अलग अलग रिश्ते, अलग अलग लोग, अलग अलग सिचुएशंस में बिहेव करने वाले लोग बनकर आपका सामना करेंगे लाइफ में, और आपको लगेगा कि ये अलग व्यक्ति है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, यूं कर दिया, सो अनजस्ट, सो अनफेयर. और हम नहीं समझ पाएंगे कि नहीं, ये दूसरा कोई नहीं है, दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ मी, और मुझे इस मामले में समझकर और इस चीज को ठीक करना पड़ेगा. So the second thing, apart from changing the mindset and thinking that life comes from outside, we have to begin thinking that life is from inside to outside. And the second thing is, you are not one, you are an entire group. You are an entire group. एक बात समझिए, एक व्यक्ति है, सड़क पर चलता है, आपके साथ चल रहा है, आपके साथ वो व्यक्ति चल रहा है, और सामने एक कुत्ता आ जाता है और वो व्यक्ति एकदम बुरी तरह से डर जाता है. He is very terrified. आप उससे कहते हो, अरे साइड से निकल लेंगे, कुछ नहीं करेगा, चल तो सही. नहीं, मैं नहीं चलूंगा. He is terrified. आप उससे पूछते हो, क्या हुआ तेरे को, कभी बचपन में कुत्ते ने काटा क्या? वो कहता है नहीं. तो इस वक्त ये इस व्यक्ति का बॉडी दिख रहा है, जी कौन रहा है? इसका
somebody else, another aspect of his self, जो हो सकता है 3 पीढ़ियों पहले जी रहा हो, वो पर्सनैलिटी टेक ओवर कर गई, वो पर्सनैलिटी टेक ओवर कर गई, वो पर्सनैलिटी ड्राइवर सीट पर आ गई, गाड़ी चला रही है इस वक्त, कुत्ता सामने आ गया, उसके साथ कुछ अनुभव हुआ, आज वो रिपीट करके आ गया, जैसी कुत्ता दिखा वो पर्सनैलिटी सामने आ गई, और ये व्यक्ति आपको कह रहा है मुंह इसका है, जबान इसकी है, आंखों ने, इसकी आंखों ने देखा है, इस बॉडी की आंखों ने देखा है, पर इस वक्त इसके अंदर एक्टिव कौन है? अनदर एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, जिसने 3 पीढ़ी पहले, मे बी दादाजी, मे बी परदादाजी, हु वाज बिटन बाय अ डॉग, और वो इंफॉर्मेशन अंदर है, दैट हैज टेकन ओवर। आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते अगर आप कॉन्शियस माइंड को पूरा यूज नहीं करते, और अगर आप अपने अनकॉन्शियस मोटिव्स को पहचानने की कोशिश नहीं करते कि आपके अंदर वो फ्रीज मोड में कौन सा इंफॉर्मेशन चला गया, इफ यू डोंट ट्राई टू फाइंड दैट आउट, अगर आप उस चीज की तरफ नहीं जाओगे तो फिर ये सब पर्सनैलिटीज सारी एक्टिव हो जाएंगी। सब पर्सनैलिटीज अगर एक्टिव रहती हैं तो हम कंट्रोल में नहीं है। ये वो गाड़ी है जिसको 4 लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी वो कहता है ला स्टीयरिंग में, और कभी वो कहता है ला मैं, पर आप तो पैसेंजर सीट पर ही बैठे हो, आप पीछे वाले सीट पे बैठे हो, गाड़ी आपकी है, जाना आपको है, आपको पता है आपको कहाँ जाना है, पर वो लोग जहां आपको ले जाएंगे आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट इन कंट्रोल and you have no idea about how these things are running. Ab, this is the second purpose. The first thing is to make you understand that life, हमेशा हम सब, हर चीज जो हमारे साथ होती है हम जिम्मेदार हैं। हर चीज जो होती है, चाहे कितनी भयानक हुई हो, भयानक हुई हो, दुनिया में रेप्स हो, दुनिया में मर्डर्स हो, दुनिया में कुछ भी हो, व्यक्ति उस चीज के लिए जिम्मेदार खुद है। कैसे है is a different story. We cannot cover that here, but that person is responsible for whatever happened. अब देखिए what happens. We are here on this earth, we are here for a purpose, and that purpose is to correct the perception, to correct the perception, the way we are looking at things, हमें उस चीज को एक तो बदलना है, first thing. दूसरा, we are here, you will be very surprised, you may laugh, but the truth is we are here for forgiveness. Forgiveness? Forgiveness of what? मेरे साथ इतना कुछ हो गया, किसको forgive करने जाऊं और क्यों forgive करूं? So much has happened with me, people will say. आपको नहीं पता मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ, मेरी गलती कहां थी, क्यों हुआ मेरे साथ? Now this is the thing, and when we don't get an explanation we say karma, and we look at it as punishment. See, let's understand the true meaning of karma today. Let's understand what this is. This is completely, again, I will not be able to give you the full thing. I can give you a small bit because it will take too much time. See, karma is what you are doing to yourself. Karma is not what you are doing to others. Karma is what you are doing to yourself. And how might I be doing something to myself? There are 2 ways. एक तो mindset है, mindset गड़बड़ है इसीलिए actions गड़बड़ है, mindset गड़बड़ है इसीलिए action गड़बड़ है। और मैंने अभी आपको कहा कि forgiveness हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इस lifetime में। I'll tell you a story from the Guru Granth Sahib. Ravina, you must be knowing about this, and I think I discussed it with you once. देखिए, वहां पर एक शब्द है और वो शब्द इस तरीके का है। सदान नाम का एक कसाई था, अब वो शाम को दुकान बंद करके घर जा रहा था।
इतने में एक ग्राहक आया। ग्राहक ने आकर कहा, सदान मुझे ना सॉफ्ट मीट दे दे, मुझे सॉफ्ट मीट चाहिए। सदान ने वापस दुकान खोली, अंदर गया और उसने एक बकरे को पकड़ा। बकरा हंसकर सदान से इंसान की भाषा में बोला, अरे सदान, ये खूनी खेल आखिर कब तक चलता रहेगा? इस जन्म में तू कसाई, मैं बकरा, पिछले जन्म में मैं कसाई, तू बकरा, उससे पहले तू कसाई, मैं बकरा, और अभी तो आगे और पता नहीं कितना चलेगा। हम में से एक को तो समझना पड़ेगा कि वी हैव टू ब्रेक दिस, इस चक्रव्यूह को हमें यहीं तोड़ना है। और सदान ने उसी वक्त अपना चाकू गिराया। He became a saint and he gave all this up and he started singing songs in praise of the divine. तो क्या यही कर्म है? मैंने तो तेरा किया, फिर तूने मेरा किया, फिर मैंने तेरा किया, फिर तूने मेरा किया। Is this the कर्म सिद्धांत, the theory of karma that we are talking about? And अगर यही सच है, अगर यही सच है, तो फिर इसका मतलब हम बहुत गलत चल रहे हैं। हमने इसका पिछले जन्म में, अगर मैं कसाई थी और इसका मैंने कत्ल किया है, तो फिर आई डिजर्व इट कि इस जन्म में वो कसाई बने और मैं बकरा बनूं और फिर मेरे साथ ऐसा हो। Now look at this. This is not karma. This is not the theory of karma. How you need to understand karma is this. मनुष्य सबसे पहले अपने सर्वाइवल के लिए करता है। वो इंस्टिंक्ट्स पर चलता है और सरवाइव करने की कोशिश करता है। व्यक्ति करोड़पति हो सकता है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करके आ सकता है, परंतु फिर भी हो सकता है कि उसके अंदर अभी भी कुछ डर छुपे हुए हैं जिसको कि वो टैकल नहीं कर पाया, और उस एरिया में वो इतना वल्नरेबल है, वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए वो एक ऐसा एक्शन करता है जिसको कि दुनिया डेफिनेटली बहुत गलत बताएगी। वो कुछ करता है विच इज वेरी रॉन्ग। अब उसने अगर एक जानवर काटने को दौड़ता है, देखिए जानवर भी अगर सेफ फील करता है ना, तो आपको काटने नहीं दौड़ेगा। अगर वो जानवर थ्रेटेंड फील करता है तो वो आप पर झपट्टा मारता है। इट्स द सेम थिंग। इंसान अगर अंदर से अनसेफ फील करे तो वो ही विल डू समथिंग, उसका एक्शन ऐसा होगा जो अनफॉरगिवेबल, या आपको जो भी लेबल लगाना हो वो वैसा रहेगा। बट सच ये है कि उस पल में उससे उतना ही बन पड़ा, क्योंकि उसके फियर्स इतने बड़े हो गए। या तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके सरवाइव कर लेता, नहीं तो समथिंग इनसाइड हिम वुड हैव हैपेंड, ही वुड हैव डाइड। तो ही हैज डन समथिंग। अब कर दिया, जब करना था तब कर दिया। अब क्या होगा? अब in the next state of life he will come to rewrite this. He will come to rewrite this experience. Rewrite का मतलब क्या होता है? जैसा कि I told you, we are not one. हम शीशे में भले ही देखें और हमें एक चेहरा दिख रहा है, पर मैं एक नहीं हूं, मैं अनेक हूं। And 60 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में है। 60 ट्रिलियन सेल्स एंड 1.4 वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी हर सेल के अंदर है। 1.4 वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी हर सेल के अंदर है। आप 60 ट्रिलियन सोचो कितना हो गया। 60 ट्रिलियन का मतलब कितने वोल्ट्स हो गए। चलती फिरती हम इलेक्ट्रिसिटी हैं।
और हमारा एक फील्ड है पूरा, वी हैव एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हम नहीं हेल्प कर सकते। हम जो कैरी कर रहे हैं, अगर हमें हिम्मत नहीं है देखने की कि हम अंदर क्या लेकर आए, तो वो फिर ऑटोमेटिकली कुछ चीजें होंगी, और वो जो चीजें होंगी, वी आर गिविंग दैट आउट ऑल द टाइम। हमने जन्म लिया है उस चीज को एग्जामिन करने के लिए। हम सोचते हैं कि मैं उस व्यक्ति का शिकार हूं, वो मेरी गंदी सास, उसने मेरे साथ ऐसा किया, आई एम अ विक्टिम ऑफ माई मदर इन लॉ, आई एम अ विक्टिम ऑफ माई वाइफ, माई हस्बैंड, मेरा फलाना, मेरा डिमाका, हुएवर, मेरा बॉस, मेरा कलीग, हुएवर। नो, वी आर नेवर विक्टिम्स ऑफ पीपल। हम विक्टिम्स हैं अपने इस सेल मेमोरी के, हमारे जेनेटिक मेमोरी के। ये फैक्ट्री इंस्टॉल्ड है, यहाँ कर नहीं आए, पैदा होने से पहले वो सारे हमारे एंसेस्ट्रल इंफॉर्मेशन हमारे अंदर है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज देयर। और हम क्या करने आए? उस इंफॉर्मेशन को बदलने आए। हमें क्या करना होगा? अब द पेन ड्राइव दैट आई ऑलवेज टॉक ऑफ, पेन ड्राइव आपने कंप्यूटर पे लगाया तो पेन ड्राइव के फोल्डर्स कंप्यूटर के स्क्रीन पे खुले। कंप्यूटर का स्क्रीन बिल्कुल इनोसेंट है, आपके पेन ड्राइव में वो इंफॉर्मेशन है जो कि स्क्रीन पर खुला है। आप तो ना पेन ड्राइव हो, ना आप कंप्यूटर विद द स्क्रीन हो, और ना ही आप इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी हो। आप तो इन तीनों के ऊपर हो। आपका काम है उस जेनेटिक मेमोरी, सेल मेमोरी को रीराइट करना। इसीलिए कुछ रिलीजन्स में क्षमा is a huge thing, is a huge thing. It becomes the center of that religion. Why? Not because you said something bad to me 1 year back or 6 months back, और उसके लिए मैं आपको क्षमा कर रही हूँ. That's not the purpose. The purpose is to understand कि ह्यूमन एक्सपीरियंस जो भी है, जो भी एक्सपीरियंस, बैड सिचुएशन हमारे सामने आई है, हम इस वो आई ही हमारे सामने या हमारे साथ ही अनुभव ही इसलिए हुआ क्योंकि हम इसको करके आए, हम इसको करके आए। आज हमें लगेगा तो अगर मैंने किया तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। पर्पस सजा नहीं है, पर्पस सजा नहीं है। देयर इज नो गॉड हु इज कीपिंग अकाउंट्स, दैट गॉड इज इनसाइड यू. You are being given an opportunity. Somebody has done something to you. Can you accept that person as an aspect of yourself? And do you have so much love for yourself that you can let this go? I have done this before. This has come to me. अब मुझे इसको देखिए, आई एम गिविंग इट टू यू इन वन लाइनर. आई नो इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. ऐसे कोई कैसे कर देगा? मेरे साथ इतना बुरा हुआ, अच्छा मैं 1 मिनट में इसको कह दूं कि हाँ ठीक है मैंने किया, तेरे को मैंने माफ किया. आई नो दिस इज नॉट द थिंग. There is a whole philosophy behind this. There are processes behind this. Once you learn those things, then these steps become very easy for us. But till we learn these steps are very, very difficult for us. क्योंकि हम ह्यूमन हैं. कैसे जाने दे उस व्यक्ति को जिसने हमारे साथ इतना बिगाड़ा किया? क्या पता मैंने किया या नहीं किया, मैं क्यों माफ करूं? All these things are there, but you have to understand the whole picture. It's not that you have done, you have not done, but there is a whole philosophy involved in this. And the purpose of your birth is to understand your role as a human being and to accept forgiveness of everything human as your primary function. And after that, you start experiencing life in different ways. इसका ये मतलब नहीं है किसी ने मेरे साथ इतना बुरा किया तो मैं कह दूं चल ठीक है मैं तेरे को नो मैं माफ कर रही हूँ. That's a misunderstanding of the whole thing.
एंड नाइदर इज दिस होनली ट्रू कि मैंने ऐसा किया इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया. दिस इज नॉट द थिंग. देयर इज अ माइंड इन्वॉल्व्ड इन दिस एंड देयर इज अ माइंड सेट इन्वॉल्व्ड इन दिस. ये एग्जैक्ट ये चीज नहीं है कि मैंने वो सदान पिछले जन्म में बकरा था और वो कसाई था. That's only a story to explain something to you. It's only a story. That doesn't mean that because मेरे साथ इस जन्म में ऐसा हुआ तो मैं पिछले जन्म में मैंने ये किसी के साथ किया है इसलिए अब आ गया तो ठीक है ना मेरे कर्म. No, no, no. This is not true at all. But yes, a small part of it is true, which we need to understand. So this is how this thing actually works. What we have to understand is, now, why would we create all these messy situations for ourselves? We would create all these messy situations for ourselves in order to come here and to make those corrections. Somewhere ये accept करना पड़ेगा हमें, somewhere हमें responsibility की तरफ जाना पड़ेगा, blame से हटकर. उसने मेरे साथ ऐसा किया, इस चीज से हमें हटकर हमें यहां आना पड़ेगा कि उसने अगर मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे अंदर ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन थी जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, जिसकी वजह से वो मेरे साथ ऐसा कर भी पाया. ये कैसे हुआ, मेरे अंदर वो इंफॉर्मेशन क्या है. So that is, those are the files and folders that we come here to examine. And other people जो हमारे बहुत क्लोज हैं, मतलब फैमिली समझ लो, चाहे कितने गंदे रिश्तेदार हो, कैसे भी हो, they are all playing certain roles in our life to show us. वो एक तरीके से खटखटा रहे हैं और हमें कह रहे हैं ले बहन देख ले तेरे अंदर क्या है और इसको ठीक कर ले, नहीं तो इसको लेके वापस चली जाएगी और अगली बार इसको तो लाएगी सही, और जो अगला सिलेबस होगा वो भी साथ चलेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. जितना यहाँ छोड़कर जा सकती है उतना छोड़ दे, समझ कर इसको जाने दे. So that letting go process, again, it's not about saying, okay, I'll forgive this person and let him go. No, that's not what we are going to learn. That's not what we are going to learn. We are going to learn exactly how we created this situation. How did we invite this person into our life? How did this person come into my life? Why did this situation come into my life? Kyun aaya? When I have always been a good human being, why did this happen? And then we learn a whole system of how this works. And then we learn a letting go process, which will finally allow. वो व्यक्ति तो गया, लाइफ से ही गया. कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, पर वो पेन हमारे अंदर फिर भी वो दब के रह जाता है, और वो पेन ही आपका अनकॉन्शियस माइंड से आई हुई इंफॉर्मेशन है जो कि बाहर रिपीटेड सिचुएशंस को क्रिएट करती रहती है. देखिए, कांटा चुभ जाता है उंगली में, हम उसको रहने नहीं देते, हम एक सेफ्टी पिन लेते हैं और कुरेदते हैं. हमें पता है हम सेफ्टी पिन लगाएंगे तो हमें दर्द होगा, पर हमें ये भी पता है कि दर्द तो होगा पर कम से कम कांटा तो निकल जाएगा. That's the purpose. Self-examination is a painful process. It is painful because the memories that you're holding inside you are extremely painful. But if you are not open to giving yourself that opportunity to feel the pain, तो वो कांटा कभी नहीं निकलेगा और फिर तो वो हाथ पक ही जाएगा. अभी तो थोड़ा सा दर्द होगा और वो निकल जाएगा, और आप करोगे ही नहीं तो वो अंदर तो आपके सिस्टम में चला जाएगा, फिर तो वो पक जाएगा, फिर पता नहीं उस उंगली का क्या होगा. That is the whole system. These are emotional patterns about which we know nothing, but once we get down to doing that journey, the pattern becomes very clear. और रेजिस्टेंस बहुत होता है, वो मेमोरी में उठकर आ ही नहीं पाएगा काफी समय तक, और जब उठकर आता है तो फिर वो दर्द देता है. पर उस दर्द को भोगने के बाद you will be free once and for all of everything, and then life takes you to a completely different level. So this is all there is in this master class. आज रात को 10:30 बजे
10:30, 20 minutes later, मैं एनर्जी टैपिंग, दैट इज, मैं आपको थोड़ा सा उस बारे में बता दूं अगर आप सुनना चाहें। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, देखिए ये मोस्ट बेसिक लेवल पर आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू टू हेल्प योरसेल्फ। हमारी बॉडी के 9 पॉइंट्स होते हैं, 9 पॉइंट्स, और उन 9 पॉइंट्स पर हम टैप करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है हमारे हाथ का, इसको कराटे चॉप कहते हैं। अगर हम किसी चीज को फोड़ना चाहते हैं ना, तो हम कौन से हिस्से से मारेंगे, वो हमारा कराटे चॉप होता है। तो उस चीज से हम, जिससे हम मारेंगे, उस पॉइंट पर हम टैप करेंगे। 4 उंगलियां एक हाथ की दूसरे हाथ पर, आप किसी भी हाथ को यूज करें, लेफ्ट हैंडर है तो आप लेफ्ट हैंड से टैप करें, राइट हैंडर है तो राइट हैंड से टैप करें, इट्स एंटायरली अप टू यू। आप, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगी नेगेटिविटी क्लियर करने के लिए, क्योंकि हम सबके अंदर, हम चाहे या ना चाहे, हम अखबार पढ़ते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम न्यूज सुनते हैं, हम पड़ोसियों की खबरें सुनते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बातें करते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन में हमें नेगेटिविटी डेली बेसिस पे मिलती है। हम अपने घरों को साफ करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हमारी दिवाली सफाई का इतना बड़ा एक महत्व होता है, हम उसको भूल जाते हैं। घर को तो साफ कर लेंगे और वो कूड़ा करकट जो यहाँ भरा है वो तो रह जाता है। सो देर आर 9 पॉइंट्स इन द बॉडी। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ है, तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट बोलूंगी, आपको स्टेटमेंट बोलने की जरूरत नहीं, आपको केवल टैप करना है। फिर नेक्स्ट है आंखों के ऊपर, वो सब मैं जैसे जैसे करूंगी आपको देख के मेरे साथ बस फॉलो करना है। मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ इसको। दिस इज नोन एज EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हमारी बॉडी में 12 मेरिडियंस है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर आपने नाम 100% सुना ही होगा, तो दिस इज वन फॉर्म ऑफ दैट। 12 मेरिडियंस, इनविजिबल एनर्जी लाइंस हमारी बॉडी में चलती हैं। ये 12 मेन मेरिडियंस हैं, और इनके साथ 8 और एडिशनल मेरिडियंस हैं, और ये क्रिस क्रॉस पैटर्न पर चलते हैं, और इनके कुछ फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इंटेस्टाइन्स रिलेटेड है, किसी से बैकबोन रिलेटेड है, किसी में किडनी रिलेटेड है, किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट और ये सारी चीजें। और अक्सर इश्यूज होते हैं तो 3 एरियाज अफेक्ट हो जाती हैं। फर्स्ट ये डायबिटीज, किडनी, रेक्टम, ऑल दीज थिंग्स, दिस इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड इज द बैकबोन, क्योंकि हमारा सारा एंसेस्ट्रल इंफॉर्मेशन हमारे बैकबोन पे होता है। वी विल डू टैपिंग फॉर द बैक ऑल्सो। मेरा प्लान ये है कि मैं हर दूसरे दिन एक इशू को लेके टैप कराऊंगी। तो आज हम नेगेटिविटी के लिए, इट्स अ वेरी बेसिक जनरल थिंग, and I will take this to more and more advanced levels. It is free. तो 10:30 tonight Instagram पर, मेरा Instagram हैंडल डाल रखा होगा, चैट में है, जिनके पास नहीं है यू कुड प्लीज एक्सेस दैट। ऊर्जा पोटेंशियल्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप उसको फॉलो करें और आप 10:30 आ जाएं। मुश्किल से 15 मिनट्स में लूंगी, आज फर्स्ट डे है, एंड फिर मैं इसको बहुत सारे एडवांस लेवल्स। तो फर्स्ट वाज ये किडनी, रेक्टम एंड ऑल, डायबिटीज। द सेकंड इज द बैकबोन, क्योंकि हमारे सारे एंसेस्टर्स का सीट वो बैकबोन है। And the third is the heart, because that is the seat of emotions. तो ये 3 चीजें जो है, these are the parts which are affected when we have issues. तो मैं एक एक करके, जैसे एंगर है, जैसे शेम है, जैसे फियर है, जैसे फियर ऑफ डिजीज है, इस फियर ऑफ सक्सेस है, फियर ऑफ फेलियर है, all these things one by one रोटेशन में इनको पहले बेसिक लेवल पर करेंगे, और फिर एक एक बार इनका बेसिक लेवल करके फिर हम इसको नेक्स्ट लेवल पर, थोड़ा डीपर लेवल पर जाएंगे। ऐसे एक एक इशू को अगर आप करते रहेंगे, और लगभग 90 डेज आप अगर टैप करते हैं, और उसका कोई रिटन स्क्रिप्ट होना जरूरी नहीं है, जस्ट एक जनरल सा स्क्रिप्ट हो तो भी चलेगा। टुडे आई हैव गॉट अ स्क्रिप्ट, आई विल बी रीडिंग इट आउट।
but you can just allow yourself to tap. अगर वीडियो मेरे लाइफ के साथ नहीं करते तो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा. देखिए ये चीजें, all these things, these are ways of helping ourselves. So if you're interested, then I will see you at 10:30 Instagram पे. My Instagram handle is here, वापस डाल दिया है. Please follow this channel and please let's meet at 10:30. And I will give you a brief introduction of EFT and I will do this tapping with the script. आपको स्क्रिप्ट बोलना कुछ भी नहीं है, आपको केवल हाथ चलाना है. जहां जहां मैं हाथ चला रही हूँ, जितनी जितनी देर के लिए आपको चलाना है. और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एक गहरी सांस लेकर और उसको 2 सेकेंड होल्ड करके आपको छोड़ना है. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. आई विल बी डूइंग इट फॉर मेनी थिंग्स. एवरी ऑल्टरनेट डे चलाऊंगी इसको. और अभी 10:30 ही टाइम रख रहे हैं. लेट अस सी हाउ इट वर्क्स आउट, क्योंकि सब लोग 10:30 तक शायद फ्री हो जाएंगे. So let us meet at 10:30. I'll be happy to see all of you. And many thanks for attending this masterclass. I will be happy if you can give me a few words to say how you liked it. If you don't want to, you're free. आप कभी भी compelled नहीं हो. मैंने chat box बंद कर रखा है WhatsApp group में. तो मैं अभी आधे घंटे के लिए खोल दूंगी. राहुल आधे घंटे के लिए चैट बॉक्स खोल दो भले. आप लोग this is the link of my Instagram channel. Please go and follow. I'll be very happy. और राहुल वो कर दो प्लीज. चैट खोल दो. ग्रुप का चैट खोल दो आधे घंटे के लिए. If somebody would like to write something about the masterclass, negative be okay, welcome. At least I will know what you want to learn or what you want to understand. Yeah, whatever it is. And if you want to write something, how you experience it, please go ahead and write. I'll be very happy to receive it. I'll put it on my website or kuch nahi. I'll be very happy to put it on my website. If you're not comfortable doing it, please don't do it. No compulsions. And I'll meet you at 10:30 on Instagram. Till then, bye. Swati, please go and do it. No, follow kar lo. Okay. Thank you. Okay. Bye then. Bye.